हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोगों ने 143(1) पढ़ा, दैट इज़ समरी असेसमेंट, एंड 140 ए पढ़ा, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, राइट। और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट तक कंप्लीट किया था। उसके बाद अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो सेल्फ असेसमेंट है वो सेल्फ असेसमेंट का रेमेडीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या हम उसको अपील में ले जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। तो यस, हम लोग जो 143(1) में हमारा इंटीमेशन आता है समरी असेसमेंट का, उसको हम लोग अपील कर सकते हैं और इसका रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, बट उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था 143(1) में कि अगर किसी भी तरह का रिफंड के लिए अगर एसएससी एलिजिबल होती है और इन दैट केस एओ ये फाइन करता है कि वो रिफंड जो है एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है रेवेन्यू को, या फिर एओ ने उसको इशू किया है नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) जो नोटिस भेजती है, वो नोटिस एओ भेजती है कि अगर उसको किसी तरह का डिफेक्ट लग रहा होता है, लाइक रिटर्न में डिफेक्ट है रिलेटेड इन्वॉइस से रिलेटेड, और कैश डिफिसिट, बैंक ट्रांजेक्शन, स्टॉक वैल्यू एडजस्टमेंट, एंट्री पास, बिल और एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग अगर उसको किसी भी तरह का कोई उसको डिस्कशन करना है डिस्क्रिपेंसी को लेकर के, कुछ इसको लेकर के, तो एओ जो है वो उसको एसएससी को बुला करके उससे डिस्कस करने के बाद अगर तो किसी भी तरह का बिल्स टैक्स पेबल है तो उसको विदिन 30 डेज एसएससी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप 30 डेज के अंदर टैक्स पे करिए, अदरवाइज आप ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी जा सकते हैं, राइट। सो अगर तो यहाँ पे हम लोगों ने 143(2) को भी कवर कर लिया कि 143(2) में असेसमेंट ऑफिसर एसएससी को बुला सकती है और किसी भी डिस्क्रिपेंसी को लेकर के डिस्कस कर सकती है। और वो डिस्क्रिपेंसी किसके रिगार्ड्स होगी? कैश डिफिसिट 1, बैंक ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग की किस तरह का क्या ट्रांजेक्शन है, मतलब इसके अकाउंट से पैसा आ रहा है, किसके रिगार्डिंग आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक वैल्यू, एडजस्टमेंट, एंट्री पास, एंट्री जो आपने पास किया है उसको वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और बिल उसके साथ अगर आपने अटैच नहीं किया है या फिर एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, वटएवर, हाँ, तो इन दैट केस जो है अगर एओ को किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिपेशन नजर आता है, कोई डिफॉल्ट नजर आता है, तो इन दैट केस में वो एसएससी को बुला करके जो है वो डिस्कस करेगी, ठीक है। और बाद में डिस्कस करने के बाद अगर कोई डाउट सॉल्व होता है तो उसको स्ट्राइक ऑफ करके जो रेस्ट डाउट है उसके रिगार्डिंग जो है डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 जो है वो इशू करेगी, जिसको हम लोग डिमांड नोटिस के नाम पे भी जानते हैं। और डिमांड नोटिस में कितना पेबल अमाउंट है उसको स्क्रूटनी करके जो भी है मैटर बचा हुआ उसको पेबल दिखा करके 30 डेज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 143(2) भी पढ़ लिया। अब 143(2) में 143(2) पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे 241 ए में थे जो कि रिफंड को इन्वोक कर सकता है, राइट। सो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ, हम लोग 142 में देखेंगे कि कब कब हमारा रिफंड इन्वोक हो सकता है। पहला कि अगर ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है रेवेन्यू को, दूसरा कि अगर एओ ने नोटिस दिया हो 142 के अंदर, और जो है सीआईटी दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लिया है, तो वो जो है रिफंड को विथहेल्ड कर सकती है टिल द डेट ऑफ असेसमेंट कंप्लीशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 142(1), दैट इज इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। तो असेसमेंट जब भी असेसमेंट के लिए नोटिस जाएगी उससे पहले इंक्वायरी होती है, राइट, जो कि एओ या फिर कोई प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो है वो करती है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि ये इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं इसमें 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में जानेंगे कि एओ या फिर कोई प्रिस्क्राइब ऑफिसर एसएससी को बोल सकता है कि भैया आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, आप जो आपको नोटिस दे रहे हैं हम, आप रिटर्न फाइल कीजिए, ठीक है। तो आपको रिटर्न फाइल करना है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न को हम लोग ये मानेंगे कि वो रिटर्न जो है फाइल किया गया है अंडर सेक्शन 139, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में, तो एओ या फिर प्रिस्क्राइब ऑफिसर may require एसएससी टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एंड इन्फो फॉर प्रीवियस ईयर एंड 3 ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर का मांग सकता है और उसके साथ जो 3 ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर उसका ही मांग सकता है, ठीक है।
और ऑफ बैलेंस आइटम्स में ऑल्सो भी रिक्वायर विथ अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। अब इसमें हमको कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा, वो ये है कि देयर इज नो टाइम लिमिट टू इशू द नोटिस बट इट हैज़ टू बी डन बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट टाइम लिमिट। आपको नोटिस करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, नो टाइम लिमिट, बट आपको ये असेसमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन अ टाइम लिमिट। जो असेसमेंट का टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको ख़त्म करना है, ठीक है। और अगर आपने इन दोनों 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का आपने किसी भी तरह से नॉन कंप्लायंस किया, इन दैट केस में इन दैट केस जो आईटी डिपार्टमेंट है वो बैच में असेसमेंट कर सकती है आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 144, सर्च जारी कर सकती है अंडर सेक्शन 132, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276 अप टू 1 ईयर का, पेनल्टी या फिर नॉन कंप्लायंस के लिए एओ ऑर्डर कर सकती है, ऑर्डर आपको पेनल्टी लगा सकती है नॉन कंप्लायंस के लिए, दैट इज 10,000 रुपीज़ 272 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको क्या है कि ये 142 1 और 1, देखो असेसमेंट जो होता है ना, असेसमेंट 2 टाइप का ही होता है। एक होता है 143 3, वेट let me show you। देखिए जो असेसमेंट होता है ना, असेसमेंट 2 तरीके का ही होता है, दैट इज 143 3, ठीक है। यहाँ पे आपको प्यार से बनाया जाए कि हाँ भैया जाइए आप अच्छे से मान जाइए तो सही है, ठीक है। आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे जो भी ये हुआ है आप बता रहे हैं कि हाँ आप तो प्यार से यहाँ से एसएससी को मनाया जाएगा, ठीक है। अगर आप प्यार से नहीं मान रहे हो, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आप नहीं दे रहे हो, तो आपको अंडर सेक्शन 144 दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग फिर आपका बैंड बजाया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि असेसमेंट जो होगा 143 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा एंड अंडर सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग होगा, राइट। लेकिन ये जो भी असेसमेंट है जो हम लोग 143 में असेसमेंट करते हैं, रेगुलर असेसमेंट हुआ या फिर 144 में बेस्ट डिसीजन असेसमेंट हुआ, इससे पहले जो प्रोसीजर होता है या फिर जो इंक्वायरी किया जाता है वो हम लोग करते हैं 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में, ठीक है। इसमें एओ या फिर प्रिस्क्राइब ऑफिसर वो आपको बोलेंगे कि भैया आप रिटर्न फाइल कीजिए और आपको टाइम देंगे, नोटिस में बता देंगे आपको इसके अंदर टाइम देना है, तो आप जो है रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इसको ये माना जाएगा इट शैल बी डीम्ड टू बी फाइल अंडर सेक्शन 139। और यहाँ पे 142 1 सेक्शन 2 में क्या है कि एओ या पीओ में आपसे मांग सकता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, अगर उनको किसी भी तरह का लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इन दैट केस कि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। एंड जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे आपको प्रीवियस ईयर का एंड 3 ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर से 3 साल पहले का मांग सकते हैं, ठीक है। और भी जो बैलेंस आइटम्स है वो मांग सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। और ऐसे कि जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये नोटिस का ये जो असेसमेंट का है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, नोटिस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यही है कि असेसमेंट को आपको टाइम लिमिट के अंदर कंसीडर करना होगा। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं then this non-compliance will result in BGA, that is under section 144, search under section 132 or prosecution under section 276 up to 1 year, a penalty for non-compliance आपको देना पड़ेगा 10,000 section 272 subsection A। okay, next, AO may require document and info of Indian on or foreign branch as well as। अब जो ये असेसमेंट ऑफिसर यहाँ पे मैंने बोला कि 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में डॉक्यूमेंट या फिर किसी तरह का इन्फो मांग सकती है, तो वो इन्फो वो आपका अगर कोई फॉरेन ब्रांच है तो उसके रिगार्डिंग भी मांग सकती है, ओके। एंड इट हैज़ बीन held that if instead of 3 years information if 5 years is asked by AO then only illegal part 2 year will be treated as void। मतलब कि अगर AO ने गलती से 3 साल, मैंने कहा ना यहाँ पे कि आपको प्रीवियस ईयर तक का आपसे इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांग सकती है या फिर प्रीवियस ईयर से 3 ईयर प्रायर का भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, बट गलती से बाय मिस्टेक है जो भी अगर आपसे 5 ईयर का मांग लिया उन्होंने तो जो प्रीवियस 2 ईयर का है उसको ही वॉइड माना जाएगा, बाकी 3 ईयर्स का वो वैलिड रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 142 सबसेक्शन 2A दैट इज स्पेशल ऑडिट, ठीक है। तो स्पेशल ऑडिट हमारा किस केस में होगा और क्या है, ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे। सो एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग AO फॉर फॉलोइंग केसेस, मतलब जब आपका असेसमेंट हो रहा हो तो किसी भी स्टेज में प्रोसीडिंग का किसी भी स्टेज में अगर AO को लगता है कि आपके अकाउंट में कॉम्प्लेक्सिटी है, अकाउंट्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। करेक्टनेस पे डाउट है, मीन्स आप मीन्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स में मल्टीप्लिसिटी है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो स्पेशलाइज्ड है, और इन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू अगर एओ को एओ में फील कि अब यहाँ पे हमको जो है स्पेशल ऑडिट डन कराना है, तो वो इसी केसेस में स्पेशल ऑडिट डन कर सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्पेशल ऑडिट के केस में जो ऑडिटर है उसको कौन हायर करता है, रेम्यूनरेशन कौन देता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि रेम्यूनरेशन जो है स्पेशल ऑडिट केस में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, एंड इट विल बी डन बाय सीए नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। एंड ही विल गिव हिज रिपोर्ट इन फॉर्म 6B विद इन टाइम अलाउड इन द नोटिस और मैक्सिमम 180 day और एक्सटेंडेड पीरियड इफ एनी अलाउड बिफोर issuing order opportunity of being heard तो दिया ही जाता है, मैंडेटरी है वो। ऑर्डर कैन बी गिवन इवन इफ ऑर्डर इज ऑलरेडी डन, एंड रेमेडीज अगेंस्ट अबव ऑर्डर क्या है, आप रिट पिटिशन दीजिए हाई कोर्ट में। एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है यहाँ पे, सेम अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया देन बेसिस असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, पेनल्टी 10,000 का 272A में, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276 डी अप टू 1 ईयर का, एंड नोटिस कर सकते हैं आपको सर्च का सेक्शन 132। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कि रेम्यूनरेशन जो है स्पेशल ऑडिट केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देती है, एंड इसका स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, सीए करेगा, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो नॉमिनेट करेंगी, और वो अपना रिपोर्ट जो है, जो ऑडिटर जिनको सीसीआईटी ने नॉमिनेट किया है वो अपना रिपोर्ट देंगे इन फॉर्म 6B विद इन अ टाइम लिमिट, ठीक है, इन द नोटिस, और मैक्सिमम 180 days जो भी एक्सटेंडेड पीरियड होगा इफ एनी अलाउड, और बिफोर इशूइंग ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर इशू करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है, और ऑर्डर कैन बी गिवन इवन इफ ऑर्डर इज ऑलरेडी डन, ठीक है। अब हम लोग का सब ये खत्म हो